हेलो टू एवरीवन। तो आज हम सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में अब जो पढ़ेंगे अगला प्रोग्रेशन, उसका नाम क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब सबसे पहला सवाल है नोट्स लिखने से पहले, सर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक्चुअली एक सीक्वेंस ऑफ नंबर है जिसमें जो पहला नंबर है जिसको हम ए बोलते हैं, इट हैज़ टू बी नॉन जीरो। अच्छा, मतलब ये जो हमारा पहला नंबर ए है, सीक्वेंस ऑफ नंबर का जो कि जीपी बनेगा, उसमें जो पहला नंबर ए है इट हैज़ टू बी नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो नहीं होना चाहिए मतलब पॉजिटिव भी चलेगा, नेगेटिव भी चलेगा। ओके, तो ये जो पहला नंबर है जीपी का, तो जीपी क्या है? इट्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर जिसमें पहला नंबर नॉन जीरो है। और अब इसका जो आगे वाला टर्म है, आगे वाला टर्म मतलब सक्सीडिंग टर्म, आई रिपीट सक्सीडिंग टर्म। तो एवरी सक्सीडिंग टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीसीडिंग टर्म बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट, और वो नॉन जीरो कांस्टेंट को हम कॉमन रेशियो बोलेंगे। मतलब ये ए है तो अगला टर्म क्या होगा? ए आर। ये नॉन जीरो है तो हमने ए को कैसे मल्टीप्लाई किया? आर से, तो ए आर आ गया। तो ये नॉन जीरो कांस्टेंट है, मतलब ए भी नॉन जीरो है और आर भी नॉन जीरो है। ओके, तो ये ए है, ये ए आर है, तो ये अगला टर्म हो गया ए आर स्क्वायर, अगला टर्म हो गया ए आर क्यूब। तो आप समझ गए इसका जो nth टर्म होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? ए इंटू आर का पावर n-1। तो सबसे पहले लिख लीजिए जीपी क्या है। जीपी इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर in which the first number bracket में a is non-zero and every succeeding term is obtained by multiplying the preceding term by a non-zero constant। और वो जो non-zero constant है उसको आगे लिख सकते हैं, it is called as the common ratio of that GP। ओके, ये लिख लीजिए। फिर अगर आपसे कोई बोले सर मुझे nth टर्म ऑफ GP चाहिए, तो ये फॉर्मूला तो हम लिख ही चुके हैं। nth टर्म ऑफ जीपी क्या है? nth टर्म ऑफ जीपी है a इंटू आर का पावर n-1। अब कई बार मैं इसको tn बोलूंगा और कई बार मैं इसको an बोलूंगा, एक ही बात है। nth टर्म फॉर्मूला क्या है? a इंटू आर का पावर n-1, वेयर व्हाट इज r? r इज द कॉमन रेशियो ऑफ माई जीपी। अच्छा, जैसे एपी में क्या होता था, इस नंबर के साथ हम एक पर्टिकुलर नंबर को ऐड या सब्सट्रैक्ट करते थे तो ये वाला टर्म आता था। यहां पर क्या होता है, हम इस टर्म को कोई कॉमन कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। कहने का मतलब Tn/Tn-1 इज कॉमन रेशियो। आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाय पीछे वाला टर्म इज कॉमन रेशियो। ओके, सो दिस इज द जनरल सिग्निफिकेंस ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लेकिन सबसे खास बात, ए नॉन जीरो है और वो जो कॉमन रेशियो है इट इज ऑल्सो नॉन जीरो। ओके, अब नेक्स्ट लाइन पे लिखिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जीपी। मतलब हम कमेंट कब करेंगे कि हमारा जीपी इंक्रीजिंग है और कब हमारा जीपी डिक्रीजिंग है। अब ये भूल जाइए कि ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब ए या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है, ए तो जीरो नहीं है। अब सवाल है ये जो कॉमन रेशियो है, तो लिख लीजिए फॉर अ जीपी टू बी आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द कॉमन रेशियो हैज टू बी पॉजिटिव। अच्छा, मतलब हमने क्या लिखा कि अगर आपका कॉमन रेशियो पॉजिटिव है तो आपका जीपी या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा। वो कौन से सिचुएशन पे डिपेंड करता वो भी अपन देखेंगे। बट एक बात पक्की है, अगर कॉमन रेशियो पॉजिटिव है तो वो जीपी या तो इंक्रीजिंग बनेगा या तो डिक्रीजिंग बनेगा। बट इफ कॉमन रेशियो इज लेस देन जीरो देन दैट जीपी इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि क्या होगा, कॉमन रेशियो नेगेटिव है तो जो ऑल्टरनेट टर्म्स है प्लस माइनस ऐसे आएंगे। इसका मतलब अगर हमारे को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जीपी चाहिए तो कॉमन रेशियो पॉजिटिव चाहिए, और अगर गलती से कॉमन रेशियो नेगेटिव है तो ना वो इंक्रीजिंग जीपी बन सकता ना वो डिक्रीजिंग जीपी बन सकता, क्योंकि उसके ऑल्टरनेट टर्म्स प्लस माइनस होते रहेंगे। राइट। तो समझने के लिए एक चार्ट बना लेते हैं ताकि आइडिया क्लियर हो जाए। ये है ए मतलब फर्स्ट टर्म, ये है कॉमन रेशियो,
और यहां पर आने वाला है कि हमारा जो जीपी है वो इंक्रीजिंग जीपी होगा कि डिक्रीजिंग जीपी होगा। अब हम पहला केस ले लेते हैं कि हमारा ए पॉजिटिव है। अब खुद से भी एग्जांपल ले लीजिए, ए कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लीजिए। ऑफ कोर्स आर तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और अगर आर 1 से बड़ा है तो हम कहेंगे वो जीपी जो है वो इंक्रीजिंग जीपी है। और अगर आपको और बेहतर समझना है तो ए ग्रेटर देन 0 कोई भी एक नंबर ले लीजिए, आर ग्रेटर देन 1 कोई भी नंबर ले लीजिए, और जीपी के टर्म्स बनाते जाइए तो आपको हमेशा इंक्रीजिंग जीपी दिखेगा। ए पॉजिटिव है लेकिन आर 0 और 1 के बीच में है, तो आप समझ गए वो जो जीपी रहेगा वो कहलाएगा डिक्रीजिंग जीपी। और अगर आप ये सब का बहुत बढ़िया टच जानना चाहते हैं, मतलब फील जानना चाहते हैं, तो आप ए और आर को अज्यूम करिए और जीपी कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। ओके, तो ये दोनों सिचुएशन में क्या था, ए पॉजिटिव था। अब ये दोनों सिचुएशन में ए नेगेटिव है, आर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। और अब हम ले रहे हैं कि आर ग्रेटर देन 1 है या आर 0 और 1 के बीच में। अब ए नेगेटिव है मतलब फर्स्ट टर्म नेगेटिव है और कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है, तो अब जो आपका जीपी बनेगा वो बनेगा डिक्रीजिंग जीपी। और अगर ए नेगेटिव है और आर 0 और 1 के बीच में है तो आपका जो जीपी बनेगा वो इंक्रीजिंग जीपी बनेगा। राइट, मतलब हमने क्या देख लिया, हमारे जीपी का जनरल अपीयरेंस कैसा है, ए आर स्क्वायर। मतलब हर अगला टर्म पिछले टर्म को एक कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके आ गया, या फिर कोई भी नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म इज माय कॉमन रेशियो। ओके, आई होप ये सबको क्लियर है जी। आई होप ये भी क्लियर है जो हमने अभी लिख लिया है, nth टर्म ऑफ अ जीपी। राइट, अब टॉपिक का नाम लिखिए सम टू n टर्म्स ऑफ अ जीपी। क्या बोला सर, सम टू n टर्म्स ऑफ अ जीपी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने एपी में पढ़ा था, सम टू n टर्म्स ऑफ अ एपी। तो अब टॉपिक का नाम है सम टू n टर्म्स ऑफ अ जीपी। ओके, मतलब हमें क्या करना है, हमें इन सब का सम निकालना है। और टॉपिक का नाम क्या हो गया, टॉपिक का नाम तो मैंने बोल ही दिया, सम टू n टर्म्स ऑफ जीपी। अब इसका तरीका क्या है, तरीका यह है जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा, बस हमने क्या किया, अब हमने इसी सीक्वेंस को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया। मतलब ऊपर एस है तो मैंने पूरी इस इक्वेशन को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ ए है तो ये क्या हो जाएगा ए आर। अब मैं कहीं भी लिखूँ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये ए आर है, मैं ए आर स्क्वायर लिख दे रहा हूँ। मतलब फर्स्ट इक्वेशन थी, हमने फर्स्ट इक्वेशन को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया और शिफ्ट करके लिख दिया। और अब हम क्या कर रहे हैं, हम दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन लिख रहे हैं। तो इसके साथ तो कुछ माइनस नहीं होगा, यहाँ ए आएगा, ये माइनस होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आया ए माइनस, तो वो चीज़ यहाँ लिख देते। और यहाँ क्या आ गया, एस कॉमन लिया तो 1 माइनस आर। तो सम टू n टर्म्स ऑफ अ जीपी का फॉर्मूला क्या आ गया, ए कॉमन ले लिया तो सो दिस इज सम टू n टर्म्स ऑफ अ जीपी। और कई बार हम इसको ऐसा लिखते हैं s सफिक्स n, ताकि पता चल जाए दिस इज सम टू n टर्म्स ऑफ द गिवन जीपी। राइट, तो हमारे को अब किसका फॉर्मूला आ गया, सम टू n टर्म्स ऑफ अ गिवन जीपी का। अब आपको याद होगा हमने सम टू n टर्म्स ऑफ एपी भी पढ़ा था, तो हमने सम टू n टर्म्स ऑफ जीपी भी पढ़ लिया। अब बहुत बढ़िया चीज आ रही है, अब टॉपिक का नाम लिखा है सम टू इनफाइनाइट टर्म्स।
आप चाहो तो यहाँ शब्दों में भी लिख सकते हैं सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी, लेकिन आगे बहुत इंपॉर्टेंट है इफ इट एग्जिस्ट्स। मतलब जरूरी नहीं है कि मेरे पास कोई भी जीपी में सम टू इनफाइनाइट टर्म्स एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि सम टू एन टर्म्स अगर है तो सम टू इनफाइनाइट टर्म्स कब एग्जिस्ट करेगा। तरीका बिल्कुल वही है और हम यहां तक तो पहुंच गए। ओके, अब सम टू इनफाइनाइट टर्म्स का मतलब है ये जो n है ये इंफिनिटी तक जा रहा है। ओके, तो फॉर्मूला यहीं तक आ गया, लेकिन क्योंकि n इंफिनिटी तक जा रहा है इसलिए मैं लिख देता हूं ये फॉर्मूला हो चुका है a इंटू 1 माइनस आर का पावर n अपॉन 1 माइनस आर। और n कहां पे जा रहा है? n इज ऑलमोस्ट इंफिनिटी। तो लिखा है n की जो लिमिट है वो इंफिनिटी है। n की लिमिट मतलब वो कहां तक जाएगा, लिमिट मतलब वो कहां तक पहुंच रहा है। सो n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। हम n इक्वल टू इंफिनिटी नहीं बोलते, क्यों? क्योंकि इंफिनिटी इज नॉट अ फाइनाइट नंबर, वो बहुत 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 बड़ा नंबर है, मतलब n ऑलमोस्ट इंफिनिटी तक जा रहा है। ओके, तो सवाल है सम टू इनफाइनाइट टर्म्स कब एग्जिस्ट करेगा। तो कंडीशन क्या है? इफ इट एग्जिस्ट। तो वो इफ इट इज एग्जिस्ट की कंडीशन क्या है? वो जो आपका कॉमन रेशियो है ना r, हाँ जी, ये बात तो पक्की है कि वो 0 से बड़ा है, लेकिन जो आपका कॉमन रेशियो है इट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू बी अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब है 0 और 1 के बीच में, या फिर 0 और -1 के बीच में। तो समझने के लिए अभी के लिए मान लीजिए कि जो r है वो 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में मतलब अज्यूम कर लीजिए 0.1। ओके, मतलब ये जो r है वो 0.1 है 0 और 1 के बीच में, ये r। अब यहां तो एक ही बार लिखा है 1 माइनस आर, लेकिन यहां लिखा है 1 माइनस आर का पावर n। अब r का पावर n मतलब 0.1 का पावर इंफिनिटी। तो समझने के लिए पहली बार मान लो कि n2 है तो 0.1 का स्क्वायर करो और खुद देखो कि 0.1 का जो स्क्वायर है वो 0.1 से भी छोटा है। फिर क्यूब कर दो वो और छोटा हो जाएगा, पावर 4 कर दो वो और छोटा हो जाएगा, पावर 5 कर दो वो और छोटा हो जाएगा। पावर बढ़ाते जाओ, नंबर धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो आगे जाके हम शब्दों में कहेंगे कि फ्रैक्शन में अगर आपका r है और पावर इंफिनिटी में है तो वो धीरे 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 इतना कम हो रहा है कि वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जा रहा है। कहने का मतलब अगर आपका जो कॉमन रेशियो है वो एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब 0 से बड़ा है लेकिन 1 या -1 से छोटा है। और मैंने समझाने के लिए आपको क्या बोला कि r मान लो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा मतलब फ्रैक्शन, जिसको हम प्यार से कहेंगे वो एक मरा हुआ नंबर है। मरा हुआ नंबर मतलब फ्रैक्शन, और मरे हुए नंबर का पावर इंफिनिटी करेंगे तो वो और मर जाएगा, और जब वो और मर जाएगा मतलब ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। और जब ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया 1 माइनस कुछ भी नहीं, मतलब ये सिर्फ इतना रह गया। मतलब कंडीशन क्या है? एक जीपी में सम टू इनफाइनाइट टर्म्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब उसका कॉमन रेशियो एक फ्रैक्शन है, और कॉमन रेशियो एक फ्रैक्शन है मतलब वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, या -1 से बड़ा है और 0 से छोटा है। अब सर इससे क्या फर्क पड़ेगा अगर कॉमन रेशियो नेगेटिव है तो? अरे नेगेटिव का पावर बढ़ाएंगे तो भी मैग्नीट्यूड तो कम होते रहेगा, सिर्फ इतना ही होगा कि आखिरकार यहां 1 माइनस बहुत छोटा नंबर हो जाएगा, या हो सकता है कि इसका पावर ऑड है तो ये प्लस हो जाए। अब 1 में बहुत मरा हुआ नंबर सब्सट्रैक्ट हो या बहुत मरा हुआ नंबर ऐड हो, 1 को पता ही नहीं चल रहा है, मतलब ये नेग्लेक्ट हो रहा है। तो कंडीशन क्या है कि अगर मेरे पास एक जीपी है तो उसमें सम टू इनफाइनाइट टर्म सिर्फ और सिर्फ कब एग्जिस्ट करेगा? जब उसका कॉमन रेशियो एक फ्रैक्शन होगा। और इसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं, मॉड r इज लेस देन 1। मॉड r इज लेस देन 1 का मतलब है जो r है वो -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, मतलब या तो -1 और 0 के बीच में है या तो 0 और 1 के बीच में। ओके, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मतलब हमने सम टू n टर्म्स ऑफ अ जीपी पढ़ा और हमने इसी में सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी भी पढ़ लिया। तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि ये जीपी है, सम टू n टर्म्स निकालिए, निकाल लेंगे।
और क्वेश्चन में बोला रहेगा कि सम टू इनफाइनाइट टर्म्स निकालो इफ इट एग्जिस्ट, तो हम तुरंत पता करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन कि उसका कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में है, तो हम बोलेंगे जी हाँ सम टू इनफाइनाइट टर्म्स एग्जिस्ट करता है, और फिर उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a/1 - r, क्योंकि 1 में से कुछ ऐड करना या सब्सट्रैक्ट करना नहीं के बराबर। लेकिन 1 - r का पावर n अलग चीज़ है और 1 - r अलग चीज़ है, क्योंकि 1 - r एक नंबर है, लेकिन 1 - r का पावर n, तो r का पावर n इतना मरा हुआ है कि 1 माइनस में वो खत्म हो गया, तो सिर्फ ये आंसर है जी। आई होप ये भी आपको क्लियर है। डन। अब आगे तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने जीपी का जनरल पैटर्न पढ़ लिया, हमने nth टर्म ऑफ अ जीपी पढ़ लिया, हमने सम टू n टर्म्स ऑफ अ जीपी पढ़ लिया, और हमने सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी पढ़ लिया इफ इट एग्जिस्ट्स। ओके, अब टॉपिक का नाम लिखिए हाइलाइट्स ऑफ जीपी। अब हाइलाइट्स ऑफ जीपी में हम क्या लिखेंगे, ख्याल करिए। फर्स्ट पॉइंट मैं समझाते जाऊंगा और फिर नोट्स लिखाते जाऊंगा, तो ध्यान दीजिए सर। तो टॉपिक आ रहा है हाइलाइट्स ऑफ जीपी, तो लिखिए पहला पॉइंट। पहला पॉइंट ये है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं कि मान लीजिए ये फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ लिखा है 2 4, मतलब 4/2 = 2, तो ये लिखा है 8 16, ये एक जीपी है, पहले समझ लीजिए। तो मैंने हर टर्म को, यहाँ जितने भी टर्म्स हैं जीपी में, जितने भी टर्म्स हैं, मैंने हर टर्म को एक नॉन जीरो, क्या बोला, नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया। वो कांस्टेंट प्लस हो या माइनस हो, जो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अज्यूम कर लीजिए मैंने -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 × -3 मतलब -6 आ गया, 4 × -3 -12 आ गया, 8 × -3 -24 आ गया, 16 × -3 -48 आ गया। तो आप देख सकते हैं ये एक जीपी था, ये अभी भी एक जीपी है, और माइनस के बदले प्लस कर से मल्टीप्लाई कर देता तो आंसर ऐसा आ जाता। तो आप लिख दीजिए इफ एवरी टर्म ऑफ अ जीपी इज मल्टीप्लाइड, क्या बोला, इफ एवरी टर्म ऑफ अ जीपी इज मल्टीप्लाइड बाय सेम नॉन जीरो कांस्टेंट, देन द रिजल्टेंट सीक्वेंस इज ऑल्सो इन जीपी जी, देन द रिजल्टेंट सीक्वेंस इज ऑल्सो इन जीपी जी। ये हो गया हमारे हाईलाइट का फर्स्ट पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट, अब सेकेंड पॉइंट हम क्या बोल रहे हैं, हम सेकेंड पॉइंट बोल रहे हैं इफ A1 A2 A3 ये एक जीपी है, मतलब हमारे पास A1 A2 A3 अप टू डैश 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 ये एक जीपी है, सम टू n टर्म्स जहां तक भी है, ये एक जीपी है। और हमारे पास एक और जीपी है B1 B2, हाँ इतना पक्का है, ऊपर वाले जीपी में n टर्म्स है तो नीचे वाले जीपी में भी n टर्म्स है। ये GP1 है, ये GP2 है, तो हमारे पास 2 जीपी है। तो अब अगर आप A1 B1 A2 B2 ऐसा देखेंगे तो ये भी जीपी है, और जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी एक जीपी है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, इफ A1 A2 A3 डैश 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 अप टू AN आर इन जीपी एंड B1 B2 B3 B डैश 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 BN आर इन जीपी, देन A1 B1 A2 B2 डैश 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 अप टू AN BN आर ऑल्सो इन जीपी, और A1 by B1 A2 by B2 डैश 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 AN by BN are also in GP. Of course, B1 by A1, B2 by A2, BN by AN are also in GP. G. Next. Next highlight में लिख लीजिए। Next highlight में हम लिखेंगे क्या, if A1 A2 up to AN
इज जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स. क्या बोल रहे ध्यान से, इफ a1 a2 डैश 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 अप टू an इज जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म, मतलब ये जीपी है और सभी टर्म्स पॉजिटिव है, देन log a1. अब मैं अगर log a1 बोल रहा हूं मतलब इसका बाय डिफॉल्ट बेस 10 है, बेस 10 है. तो हमने क्या लिखा है, इफ a1 a2 डैश डैश अप टू an इज जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स देन log a1 log a2 डैश डैश log an इज इन ap एंड वाइस वर्सा. एंड वाइस वर्सा मतलब अगर ये ap में है और a1 a2 a3 an पॉजिटिव टर्म्स है तो a1 a2 दिस ये काय में है, जीपी में. मतलब अगर ये जीपी में है और ये पॉजिटिव टर्म्स का जीपी है तो log a1 log a2 अप टू log an. और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए भाई साहब इन सब का बेस 10 है. मतलब अगर ये पॉजिटिव टर्म्स की जो जीपी है, मतलब ये पॉजिटिव टर्म्स अगर जीपी में है तो ये log a1 बेस 10 log a2 बेस 10 डैश 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 log an बेस 10 काय में है, AP में, एंड वाइस वर्सा. मतलब अगर ये AP में है तो ये GP में. ओके, नेक्स्ट. अब नेक्स्ट लिखिए. अब मैं क्या बोलना चाहता हूं, इन अ जीपी, मतलब मेरे पास एक जीपी है. सर कौन सी, ये एक जीपी है. अब मैंने क्या किया, इस जीपी में से टर्म्स लिया विच आर एट इक्वल डिस्टेंस. मतलब मैंने इसमें से एक टर्म a1 लिया, फिर a3 लिया. तो a1 और a3 में कितने का फर्क है बीच में, ये a2 नहीं है तो a4 नहीं है, a5 है. देन दिस इज ऑल्सो इन जीपी. मतलब अगर ये जीपी है तो इस जीपी में से मैंने टर्म्स लिया एट इक्वल डिस्टेंस, देन द रिजल्टेंट सीक्वेंस इज ऑल्सो इज इन जीपी. या फिर ऐसा मान लीजिए मैंने यहां से शुरुआत की a2, अब जरूर नहीं कि a2 के बाद a3 a4 छोड़ दिया, a5. तो a2 और a5 में कितने का फर्क है, 3 का, 8 का. देन दिस इज ऑल्सो इन जीपी. तो क्या लिखेंगे, इफ इन अ जीपी टर्म्स आर टेकन एट इक्वल डिस्टेंस देन द रिजल्टेंट सीक्वेंस इज ऑल्सो इज इन जीपी. ओके, आगे हम ये बोलना चाहते हैं, आगे हम ये बोलना चाहते हैं इफ ए बी सी आर इन जीपी. मतलब ये ए बी सी काय में है, जीपी में. तो अगर ये जीपी में है तो हम ऐसा बोल सकते हैं जो b बाई ए है वही तो c बाई बी है, क्योंकि b बाई ए भी कॉमन रेशियो है और c बाई बी भी कॉमन रेशियो है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी. तो अगर ए बी सी जीपी में है तो बी स्क्वायर बराबर ए सी है. तो लिख दीजिए वेर बी इज कॉल्ड एज द ज्योमेट्रिक मीन, वेर बी इज कॉल्ड एज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड सी. ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल वैसे ही है अब जो बोल रहा हूं जो हमने एपी में लिखा था. तो आप लिख सकते हैं 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी कैन बी टेकन एज, क्या बोला सर आपने, 3 consecutive terms, 3 consecutive terms of a GP can be taken as, उनको कैसा ले सकते हैं, a by r a r. इसका फायदा क्या होगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्टली a क्यूब आ जाएगा. जैसे हमने AP में लिया था a माइनस डी a प्लस डी, ऐड किया था तो डायरेक्टली 3a आ गया था. तो अगर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स लेना है तो हम ऐसे लेंगे, और 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स लेना है तो ऐसे लेंगे, और अगर 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स लेना है तो ये आएगा a बाई आर स्क्वायर, a बाई आर a आर स्क्वायर. तो ये हो गया 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी, ये हो गया 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी, और ये हो गया 5 कंसेक्यूटिव
टर्म्स ऑफ अ जीपी। आई होप यहाँ तक क्लियर है, राइट? तो बाकी का प्रोसेस अब हम कल देखते हैं, राइट? राइट, थैंक यू।